पाठ 5 मेरा बचपन। लेखक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। लेखक परिचय। अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी 25 जुलाई 2002 से 24 जुलाई 2007 तक हमारे देश के राष्ट्रपति थे। देश के आदर्श तथा जनवादी राष्ट्रपति के नाम से भारत के करोड़ करोड़ हृदयों में प्रतिष्ठित कलाम जी अपनी 82 वर्ष की उम्र में भी अनेकानेक सामाजिक प्रगतिशील आंदोलनों में अत्यंत सक्रिय रहे। बच्चों तथा युवकों के चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माणार्थ आपके नए अभियान का मंत्र था, मैं क्या दूं। स्वपरिवर्तन की ओर उन्मुख इस अभियान का उद्घोष था, ईमानदार कार्य एवं ईमानदार का नाम। होमपाल अभियान द्वारा आप बचपन में ही इन सवालों को बोना चाहते थे कि मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। वे उस समय शिलांग मेघालय में थे और IIM शिलांग में एक लेक्चर दे रहे थे। तब उन्हें मंच पर ही हार्ट अटैक हो गया था। पाठ का आशय। भारत के राष्ट्रपति कलाम जी का जीवन सादगी का मिसाल था। उनके माता पिता का परिश्रम आडंबरहीन जीवन सबके लिए आदर्शप्राय है। उनका परिवार अतिथियों की सेवा से संतृप्त था। उनका परिवार धार्मिक एकता को मानता था। बच्चों के चैतन्यशील बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ऐसे आदर्श व्यक्तियों की जीवनी प्रेरणाप्रद है। इस पाठ के द्वारा छात्र सादगी, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर रहना और किताबें पढ़ने का प्रयोजन आदि की प्रेरणा पा सकते हैं। मेरा जन्म मद्रास राज्य अब तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे में एक मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिता जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई थी और ना ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। मेरी माँ आशी अम्मा उनकी आदर्श जीवन संगिनी थी। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था, लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कदकाठी का साधारण सा दिखने वाला बच्चा। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में बना यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना, पक्का और बड़ा था। मेरे पिता आडंबरहीन व्यक्ति थे और सभी अनावश्यक एवं ऐशो आराम वाली चीज़ों से दूर रहते थे। पर घर में सभी आवश्यक चीज़ें समुचित मात्रा में सुलभता से उपलब्ध थीं। वास्तव में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता और सादगी में बीता, भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टियों से। मैं प्रायः अपनी माँ के साथ ही रसोई में नीचे बैठकर खाना खाया करता था। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती और फिर उस पर चावल एवं सुगंधित स्वादिष्ट सांभर डालती। साथ में घर का बना अचार और नारियल की ताज़ी चटनी भी होती। प्रतिष्ठित शिव मंदिर, जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता था। जिस इलाके में हम रहते थे वह मुस्लिम बहुल था, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे जो अपने मुसलमान पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर रहते थे। हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए
मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे। रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र थे। आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते रहते। जब मैं प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज की प्रासंगिकता के बारे में पूछा। वे कहते, जब तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो, जिसमें दौलत, आयु, जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता। मुझे याद है, पिताजी की दिनचर्या पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के बाग जाया करते। बाग घर से करीब 4 मील दूर था। करीब दर्जन भर नारियल कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते और उसके बाद ही उनका नाश्ता होता। मैंने अपनी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण करने की कोशिश की है। मैंने उन बुनियादी सत्यों को समझने का भरसक प्रयास किया है कि ऐसी कोई दैवी शक्ति ज़रूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाती है तथा सही रास्ता दिखाती है। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी, सेतुकराई भी कहा जाता है, तक ले जाने के काम आती थीं। एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र तट के पास नौकाएं बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बड़ी बहन ज़ोहरा के साथ शादी हो गई। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार काफ़ी अच्छा चल रहा था। एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चली और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारी नावें बह गईं। उसी में पाम्बन पुल भी टूट गया और यात्रियों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती को ही देखा था। उसकी अपार एवं अनियंत्रित ऊर्जा ने मुझे हतप्रभ कर दिया। उम्र में काफ़ी फ़र्क होने के बावजूद अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए। वह मुझसे करीबन 15 साल बड़े थे और मुझे आज़ाद कहकर पुकारा करते थे। हम दोनों रोज़ाना शाम को दूर तक साथ घूमने जाया करते। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र के रेतीले तट पर चल पड़ते। मैं और जलालुद्दीन प्रायः आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते। प्रसंगवश मुझे यहाँ यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि पूरे इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेज़ी में लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था और ना ही किसी को उनके बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान की उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे। वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी STR मानिक्कम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था।
दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन थे। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे जो पाम्बन से आती थी। इस अखबार एजेंसी को अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों की जुमला 1000 प्रतियां बिकती थी। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया।